हेलो बच्चों, वेलकम टू जेडसीएस क्लासेस 24। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त हरीश। आई होप बिल्कुल आप ठीक होंगे और पूरे मन से अपने गोल को टारगेट कर रहे होंगे आप। जी, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा करके। जी, और देखते हैं बच्चों, आज हम एक विषय आपके लिए लेके आए हैं। तो इस सब्जेक्ट आपका है बच्चों हिस्ट्री, क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं कि बच्चों आपके चैप्टर का नाम है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। कि बहुत रोचक विषय है बच्चों, आप मन से पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी बहुत ये सफिशेंट लगभग है। जो जीके जीएस का कंटेंट रहा है उसके लिए बहुत सफिशेंट होगा बच्चों। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस। देखिए कि मन में ये सारे प्रश्न उठते रहे होंगे बच्चों आप लोगों के कि ये जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, जो यूरोप के लोग थे, यूरोप कहें तो यूरोप एक महाद्वीप है बच्चों। जैसे हमारा जो पूरी पृथ्वी है वो 7 महाद्वीपों में बटी हुई है और 5 महासागरों में। तो उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप की बात करें तो हमारा कौन सा है, आपका आंसर होगा एशिया महाद्वीप। ओके, और ये सब जितने भी विदेशी यात्री जो हमारे इंडिया में आए बच्चों, वो सभी यूरोप महाद्वीप से आए थे। जिनमें सबसे पहला जो व्यापारी पुर्तगाली था, पुर्तगाली नाविक कहा जाए, तो वो बच्चों हमारे जो है कि 1498 में आया। ठीक है, 1498 ईस्वी में भारत, जिसको नाम हम जानते होंगे आप भी, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो था बच्चों वो हिंद महासागर से होते हुए हमारे जो है कि कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। और वो छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, वो छोटी मोटी यात्रा नहीं थी, लगभग 6 साल की यात्रा उसने पूरा किया। मतलब 6 साल की यात्रा के बाद वो जो है कि कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। और वहाँ पहुंच करके वहाँ भारत की जो सादगी थी, जो प्रकृति ने हमें वरदान स्वरूप में जो उपहार दिए हैं बच्चों, उसको देख करके वो लालायित हुए। और लालायित हुए यहाँ व्यापार करने के लिए जो है कि यहाँ की सारी चीज़ों को देखने और परखने लगे। तो देखिए 16वीं शताब्दी से यूरोप महाद्वीप के लोग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आने लगे। जिनमें प्रमुख यूरोपीय देश थे बच्चों, उसमें पहला जो यूरोपीय देश था पुर्तगाल। पुर्तगाल के लोग 1498 ईस्वी में भारत आते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये पुर्तगाल क्या है। तो बच्चों ये पुर्तगाल एक कंट्री का नाम है जो यूरोप महाद्वीप में बसा हुआ है, जिसकी राजधानी लिस्बन थी। आज वो लिस्बन का क्षेत्र है। और दूसरी बात, इनके बाद ठीक है 2 वर्ष के उपरांत अंग्रेज भारत में आते हैं। अंग्रेज भारत में आते हैं बच्चों, उसमें सबसे पहला जो अंग्रेज था जो कि भारत आया हमारे, थॉमस स्टीफंस था। कौन था बच्चों, थॉमस स्टीफंस। हम यहाँ लिख ही दे रहे हैं, थॉमस स्टीफंस था। ये बच्चों एक अंग्रेजी जो है कि नाविक था। ये भारत आया और यहाँ के भारत में जो यहाँ पे मसालों की खेती होती थी, नील की खेती होती थी, इतनी सारी चीज़ें हमारे जो है कि इंडिया में थी बच्चों, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। हमें उसका उन संसाधनों का उपयोग करना नहीं आता था। तो कहें तो ये लोग हमको सिखा गए कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है।
तो आदिकाल से, प्राचीन काल से ही भारत में व्यापार करने के लिए सभी देश लालायित थे। इसमें सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में आते हैं, जो कि लिस्बन के क्षेत्रों से, और दूसरा अंग्रेज, जो कि जिसको हम ब्रिटेन कहते हैं, है ना, उसको ब्रिटिश भी कहते हैं, ब्रिटिशर भी कहते हैं, जो कि 1600 ईस्वी में आया। आपने क्लास 7 और 6 में पढ़ा भी होगा कि जो अंग्रेज थे वो 16वीं शताब्दी में और सन 1600 ईस्वी में वो आते हैं, है ना। तो इंडिया आते हैं और अपने जो है कि पांव पसारना शुरू कर देते हैं। अपने जो उनकी कंपनी थी और जो उनके व्यापार थे, जो उनका बिजनेस था, वो पूरी तरह से भारत में वो धीरे धीरे उसको फैला रहे थे वो लोग। उसके बाद आ जाते हैं कि डच। जो बच्चों डच थे वो हॉलैंड के थे। पहले हॉलैंड कहा जाता था उस टाइम में, लेकिन आज उसको नीदरलैंड कहा जाता है। नीदरलैंड कहे तो बच्चों ये हमारा जो नीदरलैंड है, यहाँ पर जो है कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, जिसको इंटरनेशनल जुडिशियल बोलते हैं, वो हमारा नीदरलैंड में, नीदरलैंड दी हेग में है ना। उसके बाद देखिए, दो साल के अंतराल में अंग्रेज आते हैं और फिर 2 ही साल के अंतराल में डच आते हैं, और उसके बाद फ्रांसीसी 1664 में फ्रांस, आज पेरिस जिसको हम कहते हैं, फ्रांस भी कहते हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, तो पेरिस से ये हमारे इंडिया में आए हैं। अब जो बच्चों डच थे, तो पहला डच जो भारत में आया था वो कॉर्नेलिस था। वो कॉर्नेलिस था बच्चों, कॉर्नेलिस जी। कॉर्नेलिस जो था वो एक ऐसा जो है कि डच नाविक था कि वो नौका के सहारा से हमारे इंडिया तक पहुंचा। उसका नाम था कॉर्नेलिस हाउटमैन। क्या नाम था? कॉर्नेलिस हाउटमैन। ठीक है। और जो फ्रांसीसी आ जाते हैं कि 1664 ईस्वी में जो कि फ्रांस का एक नाविक था फ्रांसिस्को। क्या नाम था बच्चों? जी, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये एक नाविक था बच्चों जो कि फ्रांस से चल करके हमारे इंडिया में पहुंचा। और ये बच्चों ऐसे नहीं, ये आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ भी इनके बीच में हुई। जैसे पुर्तगाली जो लोग थे वो हमारे भारत में आए तो अपने साथ जो है कि तंबाकू को लेकर आए थे। तो तंबाकू की यहाँ खेती होने लगी बच्चों। जो जानते थे कि तंबाकू के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कैसा जो है कि कैसी जलवायु चाहिए, वो सारे चीज़ें हमारे इंडिया में उसके अनुकूल थी। इनको उगाने के लिए, इनकी परिस्थितियों में बनाए रखने के लिए हमारे भारत की जलवायु जो थी उनके अनुकूल थी। तो फ्रांसीसी जो थे बच्चों, वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था, जो कि पहली बार फ्रांस का एक नाविक था जो भारत आया। और ये आते कैसे थे बच्चों? इनके लिए 2 मार्ग थे। इनके लिए 2 मार्ग थे, जल मार्ग और थल मार्ग, दोनों मार्ग थे। ठीक है, जल मार्ग और थल मार्ग। ये अपने साथ कुछ न कुछ, जितने भी ये विदेशी यात्री हुए, अपने साथ कुछ न कुछ बच्चों लेकर आते ही आते थे। जैसे कि मैंने बताया कि पुर्तगाली जो लोग थे वो अपने साथ तंबाकू को लेके आए, है ना। तो तंबाकू को लेके आए, जिसमें आप कहते हो ना टोबैको, सुरती की खेती करने के लिए। और जो अंग्रेज लोग थे, ये अंग्रेज जो थे, इनके पास टेक्निकल था, तो कई प्रकार की मशीनों का जो है कि निर्माण किया यहाँ पे। ठीक है। और जो पुर्तगाली थे बच्चों, वो पुर्तगाली अपने आप में एक महान थे। वो लोग महान इसलिए कि वो अंग्रेजों को व्यापार करने नहीं देते थे।
बल्कि उन्होंने एक कंडीशन भी रखा था कि अगर इंडिया से कहा कि अगर कि आप जो है कि अपने जलयानों की सुरक्षा की गारंटी मुझसे चाहते हैं तो मुझे कम दामों पर सामान को बेचना, नहीं तो आपकी जो जलयान हैं उसका कोई गारंटी नहीं है, उसको लूट लिया जाएगा या तो बीच रास्ते में समुद्र में ही डुबो दिया जाएगा। तो इससे थोड़ा सा कुछ असर पड़ा। भारत के जो छोटे मोटे सियासी शासक थे, राजा थे, उन पर असर पड़ा और उन्होंने सामान की कीमतों को घटा दिया। और ये आते कैसे थे हमारे भारत में? जी, तो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था। ये 3 मार्ग थे। ये 3 मार्ग थे जिनमें पहला मार्ग जो था वो था भारत और यूरोप के मध्य। क्या कौन सा था? फारस की खाड़ी से एक समुद्री मार्ग था। फारस की खाड़ी से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। इतनी बातें ठीक है कि फारस की खाड़ी के द्वारा एक समुद्री मार्ग था। फारस की खाड़ी आपने नाम भी सुना होगा कि जैसे कि हमारी बंगाल की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है ना। तो फारस की खाड़ी से इराक जानते ही हैं, वहाँ से जहाँ से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन आता है। तुर्किस्तान, जिसको आज हम तुर्किस्तान बोलते हैं, पहले तुर्की कहा जाता था, आज वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। और दूसरा जो था बच्चों, दूसरा मार्ग था जो वो लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया का था। अब लाल सागर, वो सागर लाल नहीं है, ठीक है, नाम उसका है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वो मौसम की परिस्थितियों के कारण कभी कभी उनका रंग बदल जाता है, जिससे उसका नाम पड़ा लाल सागर। और जो अलेक्जेंड्रिया था बच्चों, वो मिस्र का क्षेत्र था, जिसे आज हम इजिप्ट कहते हैं। इस रास्ते से भी वेनिस और जिनेवा से व्यापार किया जाता था। इतनी बातें क्लियर। 2 रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता है मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप। कहाँ से? मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप, जो कि जिनेवा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। जिनेवा बच्चों, जितने भी सामान इस रास्ते से होकर जाते थे, चाहे वो फारस की खाड़ी से होकर या फिर लाल सागर अलेक्जेंड्रिया से होकर के जो भी जाते थे, वो जिनेवा एक मुख्य केंद्र बनाया गया था, एक सेंटर बनाया गया था, जहाँ पे सारे सामानों को इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद वहाँ इकट्ठा करने के बाद अपने पूरे यूरोप के जो भी कंट्री थे, जो भी बड़ी से बड़ी मार्केट लेकर छोटी छोटी मार्केटों तक उन सामान को पहुँचाया जाता था, ठीक है। उसके बाद इटली ने भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार के लिए, इटली जो था बच्चों, उसने वो ये चाहता था कि भारत के साथ व्यापार केवल मैं करूं और कोई देश ना करे, जो भी मुनाफा हो वो मुझे हो। इसलिए उसने भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाना चाह रहा था कि मैं ही व्यापार करूंगा। और उस एकाधिकार व्यापार करने के लिए उसने यूरोप के व्यापार को रोक दिया। यूरोप के व्यापार को रोक दिया। और रोकने का कारण क्या हुआ? रोकने के से उनको हानि क्या हुई? जो यूरोप के लोग थे, अब उनके पास भारत आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तो उसमें बेटा कुस्तुनतुनिया एक प्लेस का नाम है, कहे तो बंदरगाह है, जिस पर इटली ने कब्जा जमा लिया था। अब वो रास्ता बंद हो गया, तो उसके बाद उन्हें बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ा। भारत से व्यापार नहीं हो पा रहा था और वो जान रहे थे जो चीज़ें यहाँ से वो 1 रुपये में खरीद के ले जाते 10 रुपये में खरीद के ले जाते थे, उसको 5 गुना 10 गुना दामों पर हम ही को बेचते थे, अन्य देशों को बेचते थे। अब आप कहेंगे कि सर क्या सामान ले जाते थे? तो बच्चों, उसमें बहुत सारे इलायची हो गया, है ना, लौंग हो गया, मसालों में आप जिनका नाम जानते होंगे, लहसुन धनिया को छोड़ करके, ओके। तो उसमें आपका लौंग, इलायची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, है ना, ये सारी चीज़ें जो थी सब वो ले जाते थे। और इनसे फ़ायदा क्या था कि वो उनका टेस्ट तो वो करते ही थे, मज़े से खाते थे, लेकिन उन मसालों का उपयोग वो
मांस को सुरक्षित रखने के लिए भी करते थे। जैसे मांस में वो मसाले लगाने के बाद उनको महीनों रख देते थे, रिजर्व कर देते थे अपना, जब कभी उनका मन करे तो उसको वो बना के खा सकते थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद 15वीं शताब्दी के लगभग 1453 ईस्वी में तुर्कों ने जो व्यापार व संचार का एकमात्र मार्ग कुस्तुनतुनिया था उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। जो तुर्क लोग थे उन्होंने क्या किया, कुस्तुनतुनिया नाम की एक जगह थी, कुस्तुनतुनिया जैसे हमारा एक कालीकट एक बंदरगाह है, वैसे ही कुस्तुनतुनिया एक बंदरगाह था, जिस पर क्या किया कि तुर्कों ने कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद उन्होंने जो यहाँ पे अन्य यूरोपीय लोग थे, व्यापार करने में उन्हें समस्याएं होने लगी। अब उन्हें क्या करना था, उन्हें एक नए मार्ग की खोज थी। उन्होंने अपने नए मार्ग की खोज प्रारंभ कर दी और प्रारंभ करने के बाद उन्होंने एक मेथड अपनाया कि इन रास्तों की खोज के लिए अधिक धन की आवश्यकता और समय लगेगा। तो यूरोप के लोग जो थे, वहाँ के जो छोटे मोटे राजा और रानियां थी, उनसे उन्होंने मदद मांगी। वो भी मदद कैसे मांगी, ध्यान देना कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास रास्ता होगा इंडिया से भारत से व्यापार करने के लिए तो हम अधिक धन अर्जित कर सकते हैं। तो कहा कि जो भी यहाँ के राजा हैं उनको धर्म धन और एक बच्चों राष्ट्र के नाम पर उन्होंने धन इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है। तो वहाँ के राजा रानियों को जो है कि धन, धर्म और राष्ट्र के सपने दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास सोना चांदी है तो हम उसको बेच करके भारत से हम मसाले खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेटा सोना चांदी का अधिक जो है कि उत्पादन होता था, निकालते थे उत्खनन के माध्यम से। तो जब हमारे पास सोना चांदी हम इंडिया में बेचेंगे तो उसके बदले हमें क्या मिलेगा, मसाले मिलेंगे, जो कि हमें उसके कई गुना लाभ पर हम उसको बेच सकते हैं। और वो ये भी जानते थे कि भारत के लोग जो थे उस समय वो आभूषणों से उतने अच्छे से परिचित नहीं थे कि जितना परिचित आज हैं। एक बात। दूसरी बात बच्चों कि धर्म के नाम पर उन्होंने क्या किया कि कहा कि जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम काम करेंगे, जिससे हमारा जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे हमारा प्रचार प्रसार होगा, हमारा साम्राज्य बढ़ेगा। दो बात। तीसरी बात बच्चों कि हम जो है कि ध्वज के नाम पर यूरोप के राष्ट्रों का झंडा दूर दूर तक फहरेगा और हमारे साम्राज्य का विकास होगा, हमारा साम्राज्य बढ़ेगा और हम मजबूत होंगे। ये तीन चीज़ें उन्होंने अपनाया और तीन चीज़ों अपनाने का जो नतीजा था लगभग ठीक आया बच्चों। ठीक है। तो इतनी बातें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर हमसे रिपीट कर देते हैं आपको कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन कब हुआ, 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, यूरोप के जो कंट्री थे, देश थे बच्चों, वो भारत आने लगे। और उनमें कौन कौन से लोग आए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। और इसमें आपको याद करने का एक तरीका है कि इसे 2-2 साल का अंतर करते जाइए। बस इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़ा सा अंतर ज़्यादा है, तो इसमें आप 2 साल का अंतर इसमें है, 2 साल का अंतर इसमें, 2 साल का अंतर इसमें, मतलब 98 ये है, तो फिर इसमें 2 जोड़ोगे तो 1600 हो जाएगा, 1600 में 2 जोड़ोगे तो 1602 हो जाएगा। मतलब कि पहले पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में सबसे पहला कौन था, वास्को डी गामा था। ठीक। और अंग्रेजों में कौन था, थॉमस स्टीफंस था। और डच में कौन था, जो कॉर्नेलिस हाउटमैन था। और फ्रांसीसी में कौन था बच्चों, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था, जल थल दोनों मार्गों से होता था। और ये 3 मार्ग थे। पहला मार्ग था भारत और यूरोप के पहला मार्ग था
फारस की खाड़ी से समुद्री मार्ग था ये, फारस की खाड़ी से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। और दूसरा मार्ग था बच्चों लाल सागर से अलेक्जेंडरिया, जिसको आज हम इजिप्ट कहते हैं, इस रास्ते से भी वेनिस जिनेवा से व्यापार किया जाता था। मध्य एशिया से मिस्र और फिर यूरोप, जो कि जिनेवा का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। इटली ने भारत के साथ व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए यूरोप के व्यापार को रोक दिया। और फिर क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी के 1453 ईस्वी में तुर्कों ने जो व्यापार व संचार का एक मार्ग कुस्तुनतुनिया था उस पर अधिकार कर लिया। अब उसके बाद क्या था, जब उस पर इन्होंने अधिकार कर लिया, अब यूरोप के लोग व्यापार कैसे करेंगे, तो उन्होंने अपने लिए रास्ते खोजना शुरू कर दिया। उस रास्ते खोजने के लिए उन्होंने अपने यहाँ के जो लोग थे उनको धन, धर्म और राष्ट्र के सपने दिखाएं कि हमारा राष्ट्र, हमारा साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य होगा, हमारे खाने पीने का टेस्ट बढ़ेगा, हमारे जो है कि जब इनकम का सोर्स बढ़ेगा तो हमारी सारी सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी बच्चों। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हो गई। हम कल जो है कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लोग इसके आगे से पढ़ना। और अगर कोई डाउट हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आपको अगर क्रिएट होती है तो आप हमको ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमसे पूछिएगा, बताइएगा हमको, हम उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे बच्चों। और हाँ, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा वैसे ही आपको हम उसके जितने भी प्रश्नोत्तर हैं, वह विकल्पी हो या उत्तरी, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी, जो भी प्रश्न हैं उसमें सारी चीज़ें हम बच्चों हल करा देंगे आपको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।